नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का और स्वतंत्रता दिवस की आपको बहुत शुभकामनाएं। और शुभकामनाएं जो हम सब दे रहे हैं और आप ले रहे हैं, ये जिनकी वजह से हमें शुभकामनाएं मिली है, आज़ादी मिली है, उन्हें नमन करने का आज दिन है। ये सिर्फ छुट्टी का दिन मत मानिएगा कि आज छुट्टी है, सेलिब्रेट करेंगे। उन्हें याद कीजिएगा, अपने पूर्वजों को, जिनकी वजह से हमारा देश भारत महाशक्ति, उस वक्त की महाशक्ति इंग्लैंड से आजाद हुआ था। तो आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11वीं बार लाल किले के प्राचीर से देश को संबोधित किया और अब तक का अपना सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाया, यानी 103 मिनट उन्होंने भारत देश को संबोधित किया है। हर बात का जिक्र किया है, जैसे परिवारवाद पर उन्होंने कहा, परिवारवाद पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राजनीति में फ्रेश ब्लड की जरूरत है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जिनका राजनीतिक बैकग्राउंड ना हो, ऐसे 1 लाख युवाओं को आगे लाना है। यह प्रधानमंत्री मोदी का संकल्प था, संकल्प है। भ्रष्टाचार पर उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार का महिमा मंडन नहीं होना चाहिए। जैसे हम सब महिमा मंडन करने लगते हैं, तो महिमा मंडन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब आप समझे, 2 शख्स हैं मान लीजिए आपके गांव में, दोनों एक ही ओहदे पर हैं, एक ही पद पर हैं, लेकिन एक भ्रष्टाचार से अपने घर को मंजिले पर मंजिले कन्वर्ट करता जा रहा है, बनाता जा रहा है, और दूसरा ईमानदारी से मोटरसाइकिल पर चल रहा है। तो महिमा मंडन मत कीजिए भ्रष्टाचार का, यह बिल्कुल सही बात है। देशवासी भ्रष्टाचार के आन है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में सेकुलर सिविल कोड होना चाहिए, ना कि कम्युनल सिविल कोड। ये उन्होंने कहा। यूनिफॉर्म सिविल कोड से धर्म के आधार पर भेदभाव से मुक्ति मिलेगी। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पड़ोसी मुल्क की भी फिक्र की है, पड़ोसी मुल्क की भी फिक्र की है। उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि हिंदुओं, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो। ये अल्पसंख्यक क्यों जोड़ा उन्होंने जब हिंदू कहा? तो क्योंकि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक ही हैं हिंदू, और उनके साथ पिछले 10 दिनों से जो कुछ हो रहा है, वो सिर्फ भारत देश नहीं देख रहा है, वो पूरा विश्व देख रहा है, पूरा विश्व देख रहा है। तो देश आज 15 अगस्त को 78वां स्वतंत्र दिवस तो मना ही रहा है, लेकिन इसके साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत की बात भी कही है। यानी इस बार स्वतंत्रता दिवस की जो थीम है, विकसित भारत 2047, उन्होंने एक बहुत ही अहम बात कही। जब 40 करोड़ लोग, हमारे पूर्वज 40 करोड़ की उस वक्त संख्या थी, जब वो महाशक्ति को खदेड़ सकते हैं और हमें और आपको आजादी दिला सकते हैं, तो 140 करोड़ लोग अगर एक संकल्प ले लें, एक पेज पर आ जाए, तो हमारा भारत देश विकसित भारत देश हो जाएगा। और यह अपने आप में सबके लिए गर्व की बात होगी। तो इसमें एकजुटता दिखानी होगी। और इसके साथ देश के प्रधानमंत्री ने कई अहम बातों का जिक्र किया, और यही वजह है कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भी हम एक बहस करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के भाषण को कांग्रेस कैसे देखती है, प्रधानमंत्री के भाषण को वरिष्ठ पत्रकार कैसे देखते हैं, और बीजेपी के प्रवक्ता को, चूंकि प्रधानमंत्री मोदी तो सरकार है, उनका क्या कहना है, वो भी आपको उनके ज़बानी सुनाएंगे। लेकिन विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज का क्या रिएक्शन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पर, वो पहले आपको सुना देते हैं। लाल किले की प्राचीर से बोलते हैं तो देश की जनता की आकांक्षाएं उसमें बलवती रहती हैं कि प्रधानमंत्री देश के लिए कुछ बोलेंगे, कुछ नई योजनाएं लेके आएंगे। और एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसने अपना 2 कार्यकाल पूरा कर लिया, तीसरे कार्यकाल में हैं, ना उनके पास में अपना पिछला कुछ बचाने का था, ना आने वाला कोई विजन था, कोई व्यू था। फिर प्रधानमंत्री का भाषण उनकी अपनी गाथा गा रहे थे प्रधानमंत्री, देश के बारे में कुछ नहीं बोला उन्होंने।
मोदी जी ने जो जिक्र किया उपलब्धियों का, ये मोदी जी ने कहा कि पूरे देश की उपलब्धि है। देश के 135 करोड़ लोगों ने मिलकर भारत को 10वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं अर्थव्यवस्था में 10 वर्षों में पहुंचा दिया। भारत आज विश्व में 34 सैन्य शक्ति है और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामः वसुदेव कुटुंबकम के आधार पर हम सब एक है नारे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इसमें हिंदू मुस्लिम कहां से आ गया? भारत सुरक्षित है और 34 सैन्य शक्ति के साथ विकसित भारत बने, इस कल्पना के साथ मोदी जी ने जो आज उद्बोधन दिया है, मैं समझता हूं राष्ट्रवाद की भावना से, राष्ट्रीयता के साथ जो इसे सुनेगा उसे वो बेहद पसंद आएगा। पर कांग्रेस राजनीतिक रूप से इसका राजनीतिक रंग दे रही है और कांग्रेस अगर ऐसी बात करती है तो मैं कहूंगा वो सांप्रदायिकता की बात करती है। अब देखिए, आप देख रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि इसमें कोई विजन नहीं था। अब 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, ये विजन नहीं तो और क्या है? जहां पे हमें 6-7 पदक मिलते हैं जिस ओलंपिक खेलों में, उस ओलंपिक को हम 2036 में आयोजित करने जा रहे हैं, ये विजन नहीं तो क्या है? 5G अभी पूरे तौर पर भारत देश में पूरे तौर पर लोगों के पास उपलब्ध नहीं है। 6G की हम सोच रखते हैं तो ये क्या है? ये क्या दूरदर्शिता नहीं है? वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में हम सोच रखते हैं तो ये दूरदर्शिता नहीं है तो और क्या है? अगर हम चाहते हैं कि फ्रेश ब्लड यानी जिनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड ना हो वो राजनीति में आए तो इसमें दूरदर्शिता नहीं है तो और क्या है? देखिए, जब भी किसी की आलोचना की जाए, किसी की भी आलोचना की जाए, उसके पहले कम से कम उसकी पूरी बात को सुना जाए, ये तो जरूरी है ना। फिलहाल ये हमारी टीम ने 2014 से लेकर 2024 की हर तस्वीर आपको दिखाने का निर्णय लिया। वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। कितने मिनट उन्होंने देश को संबोधित किया। देखिए, ये शुरुआत से 2014 से लेकर आप 2024 तक की तस्वीरें देख रहे हैं और तमाम खास मेहमान हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, अपनी अपने विभागों के, अपने अपने के धुरंधर हैं। डॉक्टर प्रेम व्यास जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, स्वागत आपका भी, अभिनंदन है। अमित श्रीवास्तव जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है, आपको भी स्वागत है। और रुद्र अवस्थी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। पहले तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं सर कि आज हम 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और उन लोगों को नमन जिसकी वजह से मना रहे हैं। लेकिन अमित श्रीवास्तव जी, पहला प्रश्न मेरा आपसे ही है। अभी कांग्रेस के एक प्रवक्ता कह रहे थे कि प्रधानमंत्री ने जो 103 मिनट का भाषण दिया उसमें कहीं से भी दूरदर्शिता नहीं थी। आलोचना ठीक है, बहस होनी चाहिए, लेकिन मैंने बताया कि अगर दूरदर्शिता नहीं थी तो 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य, 2036 तक भारत में ओलंपिक कराने का लक्ष्य, रिन्यूएबल एनर्जी पर जोर देने का लक्ष्य दूसरे देशों से, ये सब दूरदर्शिता नहीं तो और क्या है? मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ। जी देखिए, सबसे पहले तो राहुल जी, आपको, मेरे साथी प्रेम जी को, रुद्र भैया को और आपके लोकप्रिय चैनल के तमाम उन दर्शकों को आज स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। और मैं कहना चाहता हूं, मैं शब्द उनको चढ़ाता हूं, हिंद जिनकी जान था, नाम हिंदुस्तानी जिनका मजहब हिंदुस्तान था, कतरा कतरा खून दिया था, माओ ने गोलियां खाई थी, बेटे लटके फंदे पर, आजादी की डोली उठी है कुर्बानी के कंधों पर। तो ये मानना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, कि जिस प्रकार बहुत बढ़िया अमित श्रीवास्तव जी, शुक्रिया। देखिए, मैं उन सभी अपने जिन शहीदों को, उन तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, जिनके अथक प्रयास से आज हम आजाद देश भारत में रह रहे हैं। उनकी कहते हैं ना, लाखों कुर्बानियां आज हमें खुली हवा में सांस लेने के लिए हमें जिन्होंने अधिकार दिलाया, तो मैं उनको पुनः वंदन और उनको नमन करता हूं राहुल जी, आपके लोकप्रिय चैनल पे। रही बात आपने अभी कहा, तो मुझे लगता है कुछ पर्व जिसे राष्ट्रीय पर्व कहा जाता है, हमें मनाते समय राजनीति कांग्रेस और भाजपा से ऊपर उठ के सोचना चाहिए। ये मेरी सोच है, मेरी पार्टी की सोच है। क्या बात है, दिल जीत ले रहे हैं आप अमित श्रीवास्तव जी आज की बहस में। तो आप जी शुक्रिया। मेरा प्रयास है कि मैं सत्य बोलूं। देखिए, लगातार मेरा ये मानना है राहुल जी कि बात जब निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने आज जिस मंच का उपयोग राजनीति के लिए किया है, मुझे लगता है हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं
और सब हम उनका बहुत सम्मान करते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि वो संवैधानिक पद में बैठे हुए हैं। लेकिन देश के हुक्मरान अगर बड़प्पन नहीं दिखाएंगे और अगर उस मंच का उपयोग वो करेंगे, तो कुछ की पॉइंट्स मैंने भी लिखे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे लिए स्वतंत्रता का एक शब्द नहीं है, हमारे लिए स्वतंत्रता एक शब्द नहीं है, संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों को पिरोया गया सबसे हमारे लिए सुरक्षा कवच है राहुल जी। और लगातार मैं आपको बता दूं, और हम जिस पे विश्वास करते हैं ना, इस देश के संविधान को, ये एक पुस्तक नहीं है, ये 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की ताकत है जिससे हमारा देश चल रहा है। लेकिन आज जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने प्रश्न उठाया, अगर आप कहें तो मैं सिलेवार कह सकता हूं, अगर आप चाहें हमारे साथी प्रवक्ता को समय देना है तो मैं उसके बाद पूरी बात को कंटिन्यू कर सकता हूं। ठीक है, यानी आप उसके बाद कर दीजिएगा, पहले सबका व्यू आ जाए, पॉइंट आ जाए जी। exactly. ये प्रेम व्यास जी, देखिए ये कहना है अमित श्रीवास्तव जी का, मैंने तो पूरा 103 मिनट का भाषण सुना और उम्मीद करता हूं कि अमित श्रीवास्तव जी ने भी सुना होगा। उन्होंने कहा कि भाई देखिए बहुत बड़ा मंच है, आज ही के दिन देश आज़ाद हुआ था, लेकिन उस मंच को राजनीति के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यानी वो कह रहे हैं कि यहाँ पर राजनीति हुई है, बीजेपी और कांग्रेस से हटकर सोचना चाहिए। प्रेम व्यास जी, देखिए सबसे पहले तो आप सभी को 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और जिस तरह से आज देश के उन स्वतंत्रता सेनानियों को, सहयोगियों को, स्वतंत्रता प्रेरकों को भी याद किया गया, निश्चित रूप से ये बड़ी पहल है। दूसरा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी 50 वर्षों में पहले प्रधानमंत्री और ऐसे तीसरे प्रधानमंत्री जिनको यह अवसर प्राप्त हुआ कि वे लाल किले पर झंडा फहरा सके। दूसरी चीज राजनीति की बात हुई, ये राजनीतिक मंच नहीं था, ये राष्ट्रनीतिक मंच था। यहाँ से राष्ट्रनीति का उद्बोधन जब हुआ तो संपूर्ण विश्व में उसका एक संदेश गया, और वो संदेश था सकारात्मकता का, वो संदेश था भारत जिस तरह से प्रगति कर रहा है उसका, वो संदेश था हम बुद्ध के सिद्धांतों पर हैं लेकिन हमको कोई डरा नहीं सकता, वो संदेश था कि आज हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, वो संदेश था कि भारत की जो सेना विकसित हुई है, जो हमने हथियार निर्मित कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से आज तीसरी से चौथी पोजीशन पर पहुंच चुका है। वो संदेश था विश्व को ना डराने का, ना बहकाने का, वो संदेश था समागमी, जिस तरह से विकास हुआ है, विकास पथ पर भारत अग्रसर हुआ है। तो ये राष्ट्रनीतिक मंच था, राजनीतिक मंच नहीं था। वहां से राष्ट्रनीति की बातें हुई, राष्ट्रनीति का उद्बोधन हुआ है, जनता को समावेशी लाभ जो मिला है उसका उद्बोधन हुआ है। मुझे लगता है जागी रही भावना जैसी प्रभु मूरत दिखी ताही वैसी, इसीलिए यह भावना का अंतर है। और जिस भावना को प्रधानमंत्री ने प्रेषित करा उसमें बहुत सारी बातें थे। उन्होंने प्रगति की बात करी, उन्होंने विश्वास की बात करी, उन्होंने शांति की बात करी, उन्होंने देश और देश के बाहर व्याप्त चुनौतियों की बात करी, उन्होंने कहा कि हम नेक नीतियों और हमारे संकल्पों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। भारत की डायवर्सिटी को उन्होंने शो करा, संपूर्ण भारत को उन्होंने उस मंच से प्रेषित करने का प्रयास करा। मात्र भारतीय जनता पार्टी है, किसी दल को प्रेषित नहीं करा। उन्होंने भारत के प्रति जो अपनी भारत की संप्रभुता के प्रति अपनी जो प्रतिज्ञा है उसको संप्रेषित करा। उन्होंने कहा है कि देश से बड़ा कोई नहीं होता, मैं भी नहीं, ना कोई पार्टी है। शायद इस चीज को विपक्षी दल समझ नहीं पाए। उन्होंने कहा मेरी प्रतिष्ठा राष्ट्र से बड़ी नहीं है। ये इस चीज को उद्बोधित करती कि वे अपने आप को राष्ट्र के सामने या राष्ट्र के समकक्ष नहीं समझते, वे दो बात सामने आ गई। राष्ट्र प्रेरक के रूप में अमित श्रीवास्तव जी और प्रेम व्यास जी की बात को सुनकर भारत की जनता के साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जनता ने समझा कि एक तो जाकी रही भावना जैसी, यानी जैसी भावना है वैसा समझा, और एक बात ये सामने आई कि देखिए भाई आज के दिन कम से कम राजनीति नहीं होनी चाहिए। दो बात तो आ गई। अब वरिष्ठ पत्रकार का रुख करते हैं कि उन्होंने 103 मिनट के इस भाषण को, जाहिर सी बात है वरिष्ठ पत्रकार है, इनको देख सुनकर बहुत सारे लोगों ने पत्रकारिता सीखी होगी। तो रुद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो प्रधानमंत्री का भाषण था उसे आप कैसे देखते हैं? राहुल जी, पहले तो आपको, हम पैनल में शामिल सभी साथियों को और आपके दर्शकों को मैं स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। आपने कहा कि ये जो 103 मिनट का भाषण है उसे लोग किस तरह से नज़रिए से देखते हैं। देखिए, हम लोग तो पिछले काफ़ी समय से लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री गण के जो संबोधन है वो सुनते आते रहे। प्रमुख रूप से इस समय लोगों की नज़र इस बात पर रहती है कि वो प्रधानमंत्री
किस चुनौती की बात लाल किले से कर रहे हैं, हमारे लिए उन चुनौतियों का सामना करने के लिए क्या संदेश है, किन उपलब्धियों की वो बात कर रहे हैं और आगे के लिए उनका क्या विजन है, क्या आगे रोड मैप है, वो 3-4 प्रमुख चीजें रहती जिसके कारण से प्रधानमंत्री के जो संबोधन पर सभी की नजर रहती है और उसकी उसी नजरिए से समीक्षा करते हैं। मुझे लगता है कि इन नजरिए से देखा जाए तो प्रधानमंत्री ने आज जो भाषण दिया है वो अभी हाल के चुनाव के बाद वो उनका पहला भाषण है और वो 11वीं बार लाल किले की प्राचीर से अपना संबोधन उन्होंने दिया, जिसमें प्रमुख बात जो मुझे समझ में आती है वो है कि एक उन्होंने विकास का जो विजन दिया है, हम आने वाले समय में किस तरह से, जब तक हम अपना कोई रोड मैप नहीं बनाएंगे तो हम उसको उस गोल को अचीव कैसे करेंगे। उन्होंने एक छोटी छोटी सभी बातें रखी कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या किया जाना है, जन स्वास्थ्य को लेकर क्या किया जाना है, और भी जो मेडिकल जो हमारी जो पढ़ाई है उसको हम कितनी ज़्यादा अभी सीटें बढ़ा रहे हैं। ये जो बहुत सामान्य बातें हैं जो लेके आम लोगों का सीधा नाता है, उस पर भी उन्होंने बहुत विस्तार से बात की। लेकिन जो प्रमुख बात उन्होंने रखी है कि हमें आने वाले जो 100 साल में देश जो है वो 21 रूप में, जब देश की आज़ादी का हम 100वां वर्षगांठ मनाएं तो किस स्थिति में हम पहुंचना चाहते हैं, इसका उन्होंने, मैं अगर उस पर विस्तार से बात करूं तो वो दोहराव होगा उनकी बातों का। पूरे मेरा ख्याल है सारे लोगों ने सुनते हैं भाषण सुना है, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। रुद्र जी, ज्यादा उसमें देखिए, इस पैनल में आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं युवा पत्रकार हो गया, तो मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि चूंकि कांग्रेस का ये एलिगेशन है, अभी ये बात अमित श्रीवास्तव जी नहीं कहे हैं लेकिन इन्हीं के पार्टी के प्रवक्ता ने कहा है, क्या प्रधानमंत्री के भाषण में दूरदर्शिता नहीं थी? आपको क्या दिखा? मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। हो सकता है कई बार युवा पत्रकारों से हो जाए गलती, लेकिन आप इसीलिए वरिष्ठ पत्रकार को भी मैंने बैठाया है। आपको क्या लगा? जी, मुझे लगता है कि इसमें दूरदर्शिता तो निश्चित रूप से है। उन्होंने आने वाले समय में हम किस तरह के कदम बढ़ाएंगे ये चीज तो इसमें देखा जा सकता है। मैंने पहले भी कहा कि जब तक हम अपने कोई ना कोई रोड मैप नहीं बनाएंगे तो आने उसी गोल को कैसे हासिल ठीक है, ये बात आपकी नोट कर ली मैंने। पूरी दूरदर्शिता एक वरिष्ठ पत्रकार को दिखी है, रुद्र जी को दिखी है, ठीक है, 103 मिनट के भाषण में। अब मैं आता हूं अमित श्रीवास्तव जी के पास। अमित श्रीवास्तव जी, ये जरा बताइए ना, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के साथ भारत के जितने भी दर्शक हैं वो आपको जाने कि आपको इस भाषण में जो आज़ादी के पावन पर राष्ट्रीय पर्व पर दिया जा रहा था प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, उसमें राजनीति कहाँ आपको समझ में आई? वो उन शब्दों को रेखांकित कीजिए, उन बातों को रेखांकित कीजिए आप। निश्चित तौर पे देखिए, मैं आपको बता दूं कि जब आज कहते हैं ना, हमारे तिरंगा जो है, जो हमारी आन बान शान और हमारा अभिमान है, जो गगन पे पूरे देश में लहरा रहा है, और एक जो उत्साह है हमारे देश में आज सभी नागरिकों के मन में कि आजादी का हम 77 जो हमारा बेमिसाल हमारी उपलब्धियां क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, मैंने कुछ पॉइंट्स उस पे निकाले हैं। बोलिए ना। देखिए, उन्होंने कहा जी, मैं उसी पे आ रहा हूँ कि माताओं बहनों पर अत्याचार क्यों, राक्षसी कृत्य करने वालों को जल्द सजा मिले। मैं बहुत ही सम्मान के साथ, बड़ी विनम्रता के साथ भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता से जानना चाहता हूं, जब उन्नाव में हमारी बहनों के साथ गलत हो रहा था तो उस समय कहां थे बीजेपी के नेता? कन्नौज में गलत हो रहा था तो कहां थे? जब हमारी महिला खिलाड़ी बहनों के साथ अत्याचार हो रहा था इनके एक सांसद के द्वारा, तब वो कहां थे? और लगातार उस समय चुप्पी क्यों साधे थे जब मणिपुर जल रहा था, हमारी बहनों के साथ अत्याचार हो रहा था, तब भाजपा के नेतागण चुप क्यों थे? देश के सर्वोच्च पद पे बैठे व्यक्ति चुप क्यों थे? अंकिता भंडारी पर चुप्पी क्यों साध रखे थे? ये प्रधानमंत्री जी का जो प्रश्न उन्होंने कहा था, ये पहला प्रश्न। फिर प्रधानमंत्री जी ने कहा कि राजनीति में जातिवाद नहीं होना चाहिए, जातिवाद से परिवारवाद नहीं होना चाहिए, इससे देश का युवा हटाना चाहता है। तो बताइए, अनुराग ठाकुर जी को आपने क्यों बनाया? वो क्या परिवारवाद की उपज नहीं है? पंकजा मुंडे, दुष्यंत सिंह, अभिषेक सिंह, पंकज सिंह, क्या राजनीति में आपके यहाँ पीयूष गोयल, ये सारे लोग राजनीति में आपके यहाँ परिवारवाद की उपज नहीं है? ये आपका दूसरा गलत पॉइंट जो आपने देश की जनता को, आपने कहा कि परिवारवाद पसंद नहीं करते, बट लगातार अमित जी, ठीक है, मैं इसका जवाब, यानी आप ये कह रहे हैं कि सेलेक्टिव अप्रोच है
यानी आप कोलकाता पर आप सवाल उठाते हैं, लेकिन जो पूर्व की घटनाएं हैं उस पर आपने सवाल नहीं उठाया। आपका कहने का मतलब ये है। अब ये सवाल लेता हूं, जवाब लेता हूं ना मैं प्रेम व्यास जी से। प्रेम व्यास जी देखिए, इनका कहना ये है जो आज का भाषण है उसमें राजनीति की बात अभी बता नहीं पाए, सेकंड राउंड हो सकता है बताएं आगे के राउंड में। ये कह रहे हैं असल में जो कोलकाता मामला उठा, समझ नहीं पाए, हाँ समझ नहीं पाए, सॉरी आई एम से। हाँ तो समझा दीजिएगा, आपको जो बताया देखिए समझा दीजिए। वही समझाने का आपको प्रयास किया हाँ। कि प्रधानमंत्री जी कलकत्ता की घटना को उठाए, निश्चित तौर पे दुखद घटना है वो, तत्काल कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री इन सवालों से भी नहीं बच सकते कि उस समय उनकी चुप्पी। हाँ वही पूर्व की, वही आज की नहीं पूर्व की, ठीक है ना। इसी देखिए ये सेलेक्टिव अप्रोच है प्रेम व्यास जी। अमित श्रीवास्तव जी का कहना है कि भाई क्राइम पर सेलेक्टिव अप्रोच नहीं होना चाहिए, अपराध पर सेलेक्टिव अप्रोच नहीं होना चाहिए। वो बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, किसी पद पर हो, पकड़ के जेल में डालो ना। देखिए दोनों बातें हैं। आप बताइए संपूर्ण देश में किस अपराधी के साथ में खड़े रहने का कार्य करा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं या सांसदों ने, या किसको संरक्षण देने का कार्य करा? और यहाँ तो खुले तौर पर संरक्षण दिया जा रहा है। बंगाल में घटना होती तो संरक्षण दिया जा रहा है, दिनाजपुर में घटना होती तो संरक्षण दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट तक को कहना पड़ता है कि संदेशखाली वाले मामले में पूरी सरकार संरक्षण क्यों दे रही है ऐसे व्यक्ति को? आप बताइए, ऐसा कटाक्ष सुप्रीम कोर्ट ने करा। मैं मानता हूँ व्याप्त देश में कुरीतियां हैं, उन कुरीतियों के खिलाफ लगातार लड़ रहे हैं। इसीलिए आज देश को विश्वास के रूप में प्रदर्शित करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में महिला अपराध पर कड़ी सजा का प्रावधान की बात कही है। मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो लगभग 60 ऐसे मामले जिसमें महिला अपराध हुआ तो उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में ले जाकर मृत्यु की सजा तक तय की गई है। ये हमारी सरकार का स्टैंड है। और जिनकी सरकार का स्टैंड ये है कि जिनको सिर्फ राजनीति प्रदर्शित करना है, वे उन लोगों के साथ खड़े रहते हैं। आप बताइए, आसिफा हत्याकांड में लाल सिंह का खूब नाम लिया था, उसके बाद में प्रियंका जी ने बुलाकर उनको टिकट दिया। यहाँ तो ब्रजभूषण सिंह जी का टिकट निरस्त कर दिया गया। उन पर जांच हुई कोर्ट के आदेश से भी, फेडरेशन से हटा भी दिया गया। उसके पूर्व में जितनी घटनाएं थी सब संवेदनशीलता के साथ में कार्य करा। व्यास जी उसकी आप आगे भी तो नहीं बढ़ पाए। ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट काट दिया गया, लेकिन प्रतीक को दिया गया ना। ठीक है, प्रतीक को दिया गया, वो मैंने बात कह दी। अमित जी आपको कहने की जरूरत नहीं थी, एक छोटा सा ब्रेक है। अमित जी लंबी बहस करेंगे और अच्छा लग रहा है कि आप पढ़ के आए हैं और प्रेम व्यास जी पढ़कर आए, नहीं तो रुद्र अवस्थी जी पे दबाव रहता है कि भैया पढ़ के हम ही आए, लेकिन आप लोग भी प्रवक्ता लोग पढ़ के आते हैं, अच्छा लगता है। बहस कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 103 मिनट का भाषण लाल किले के प्राचीर से दिया, उसमें कांग्रेस के प्रवक्ता का यह कहना है कि राजनीति हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का कहना है कि जिसकी जैसी भावना है उसे वैसा लगता है। तो एक चीज मैं आपसे समझना चाह रहा हूं रुद्र अवस्थी जी, ओपन मैं आपसे कर रहा हूं। परिवारवाद का जिक्र किया अमित श्रीवास्तव जी ने, कांग्रेस के प्रवक्ता है। राजनीति में फ्रेश ब्लड की जरूरत है। 1 लाख लोग ऐसे आएंगे जिनका बैकग्राउंड नहीं है, तो ये तो आपको बात कैसी लगी रुद्र जी? 1 लाख जो फ्रेश नए लोग आने चाहिए राजनीति में, मैं समझता हूं कि ये अभी तक के बातें बहुत होती नहीं है, लेकिन ये एक तरह से अभिनव बात है, एक यूनिक बातचीत है कि इस तरह की पहल हो। मैं समझता हूं कि अभी पिछले कुछ समय में राजनीति को देखते हैं तो जो ये माना जाता है कि जो अच्छे लोग हैं राजनीति में वो आने से बचते हैं, लेकिन अगर इस तरह का माहौल बनेगा कि जिससे ये लगे कि जो फ्रेश लोग हैं, नए लोग हैं और जो राजनीति में आकर देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने शहर के लिए कुछ करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को अवसर मिले, तो मैं समझता हूं कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी ऐसी प्रतिभाएं हैं। ऐसा मेरा बिल्कुल नहीं कहना है कि जो राजनीति में आने वाले जो पारिवारिक लोग हैं उनके अंदर क्षमता नहीं होती। बहुत सारे लोग उसमें ऐसे होते हैं जिन्हें मंच तो परिवार में रहने की वजह से मिलता है, लेकिन वो भी अपनी क्षमता का प्रदर्शन करते रहे हैं। लेकिन अगर प्रधानमंत्री ने यह बात कही है तो वो यह माना जा सकता है कि उन्होंने इस दिशा में कुछ सोचा होगा और उनके सामने ऐसी कोई रूपरेखा होगी कि जो इस तरह के नए लोग हैं उन्हें राजनीति में आगे आना चाहिए। मेरा मानना है कि बहुत सारे लोग जो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, या आज हम एनजीओ में देखते हैं, एनजीओ के क्षेत्र में जाकर जो काम करते हैं और अपनी उपलब्धियां सामने रखते हैं, ऐसे लोग अगर राजनीति में आए और एक सकारात्मक नजरिए के साथ में जो विकास की बातें जो प्रमुख रूप से हम कहते हैं, अगर राजनीतिक व्यक्ति किसी जगह से अपनी बात कहेगा
तो उसका आप अर्थ चाहे तो राजनीतिक भी निकाल सकते हैं और चाहे तो आप ये भी देख सकते हैं कि वो आगे का क्या विजन रख रहे हैं। देशवासी भ्रष्टाचार के दीमक से परेशान है, भ्रष्टाचार का महिमा मंडन नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने 103 मिनट के भाषण में इस बात का भी जिक्र किया। थोड़ा समय का अभाव है, प्रेम व्यास जी, अमित श्रीवास्तव जी और रुद्र अवस्थी जी, इस पर आप अगर 45 सेकंड में अपनी बात रख देंगे तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। शुरुआत अमित श्रीवास्तव जी मैं आपसे कर रहा हूं। तो कहते हैं ना कि बेचत बेचत मैं चला उपक्रम बचाना कोय, बेचत बेचत मैं चला उपक्रम बचाना कोय, और अगर गलती से कुछ बच गया हो तो सूचित कर दो मोए, केंद्र में बैठी हुई सरकार उसे भी भेज देगी। और रही बात भ्रष्टाचार की, आप बात कर रहे हैं तो देश की जनता कह रही है कि सब जानते हैं जिंदगी बेहाल है, फिर भी पूछते हो यार क्या हाल है। तो लगातार मैं आपको कहना चाहता हूं कि देश पे सर्वोच्च पद पर बैठे हुए प्रधानमंत्री जी ने भोपाल में कहा था कि 70,000 करोड़ का घोटाला एनसीपी के नेता किए हैं अजीत पवार, और 3 दिन बाद जी सब कुछ बेहाल है फिर भी हाल आप पूछ रहे हैं। एक मिनट एक मिनट तो है ही नहीं है सर, काम है थोड़ा सा 45 सेकंड 10 सेकंड जी। तो उन्होंने कहा था और उसको 3 दिन बाद उनको ही प्रधानमंत्री जी ने डिप्टी सीएम बना दिया। मतलब कहते हैं ना कि भाजपा की वोटिंग मशीन। प्रेम व्यास जी के पास चला जाता हूं मैं। प्रेम व्यास जी, देखिए तो कांग्रेस इसका मतलब ये मानती है कि जो भ्रष्टाचारी निर्मित होते हैं कांग्रेस की फैक्ट्री में होते हैं। आपने एलओपी और डिप्टी सीएम का पद दिया था ना, उसके बाद एनडीए के दौरान आपने उनको केस मुक्त कर दिया महाविकास अघाड़ी की सरकार में। हमारी सरकार में तो प्रकरण चल रहा है। हेमंत बिस्वा शर्मा 2016 में अपने बयान दे के गए, वे उन्होंने बताया कि मैं गवाह के तौर पर था और उसका महिमा मंडन कर रहे थे कि आरोपी के तौर पर। निश्चित रूप से इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा है महिमा मंडन ना करें, कार्रवाई करें, एक भी केस प्रदर्शित कर दीजिए जिसमें कार्रवाई बंद हो गई हो। और दूसरा, अगर आप ये स्वीकारते कि हाँ हमारे यहाँ भ्रष्टाचार करते थे, तो दूसरी चीज है कि सहज कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत सर्वारंभा ही दोषेण अग्नि इव आवृतः। मतलब जो सदोष के साथ में भी आएगा उसके दोषों को मुक्त करके उसको विकास पथ पर अग्रसर करना, अगर उसने दोष किया है तो निश्चित रूप से कार्रवाई करना, ये भारतीय जनता पार्टी प्रेषित करती है। रुद्र जी फाइनल कमेंट। मेरा मानना है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर यह बहुत अच्छी बात है कि महिमा मंडन नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें एक तरफ जहां जो सरकार पे बैठे हुए हैं, जो सिस्टम है उसको भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई तो करनी पड़ेगी, दूसरी तरफ महिमा मंडन नहीं करना है। इसका अर्थ है कि इसको सामाजिक स्तर पर भी ले जाने की जरूरत है। आप देखिए, आप अगर पीछे चल के देखेंगे हमारे आजादी के पहले और उसके पहले के दौर में, तो जो सार्वजनिक चीजें थी वो ज्यादा मजबूत बनती थी और लोग व्यक्तिगत अपना घर बहुत छोटा बनाते थे। आजकल उल्टा हो गया, जो सार्वजनिक चीजें हैं वो कमजोर बनती हैं और घर ज्यादा मजबूत बनाया जाने लगा है। तो ये जो सामाजिक रूप से जो ये सोच बनी है, इस सोच को भी दूर करने के लिए भी एक कोई ना कोई एक पहल की जरूरत है, जिसको सामूहिक रूप से किसी राजनीतिक दल को नहीं, सारे लोगों को इसके मामले में काम करना चाहिए। और तब ये समाज के स्तर पर जिस दिन ये बात आ जाएगी कि कोई भ्रष्ट व्यक्ति है, उसको महिमा मंडन क्या, उसके सख्त तो एक तरह से उसको समाज से दूर करने का या उसके साथ ये एहसास। रुद्र जी ने एक कदम आगे बढ़ के बात कह दी। देखिए, महिमा मंडन नहीं, समाज से दूर करने की जरूरत है ऐसे लोगों का। तो देश के प्रधानमंत्री ने जो 103 मिनट का भाषण दिया, IBC 24 ने कांग्रेस, बीजेपी और वरिष्ठ पत्रकार से उसका रिएक्शन आपको सुनाया। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप तीनों का नमस्कार, धन्यवाद।